अकबर बीरबल की कहानी जादुई शीशा। कहानी की शुरुआत। एक दिन सम्राट अकबर अपने राजदरबार में बैठे हुए थे। राजमहल की छत पर हल्की हल्की धूप पड़ रही थी और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी। दरबार के सभी मंत्रीगण, सेनापति, विद्वान और दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। सम्राट का मन आज कुछ विशेष विचारों में उलझा हुआ था। उन्होंने अपने प्रमुख सलाहकार बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि क्या मनुष्य अपने भीतर की अच्छाई और बुराई को स्वयं देख सकता है। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, यह तो कठिन प्रश्न है। अधिकांश लोग स्वयं को बहुत अच्छा मानते हैं, परंतु दूसरों की बुराई उन्हें तुरंत दिखाई देती है। अकबर ने सिर हिलाया, सही कहा तुमने। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे व्यक्ति खुद की आत्मा का आईना देख सके। बीरबल कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ दिनों में आपकी समस्या का समाधान लेकर आऊंगा। अकबर ने स्वीकृति दी और दरबार समाप्त हो गया। बीरबल की योजना। बीरबल अगले कुछ दिनों तक कहीं नजर नहीं आया। वह एक छोटे से गांव की यात्रा पर निकल गया, जहां एक प्रसिद्ध कांचकार रहता था, जो बेहद सुंदर और विशेष शीशे बनाता था। बीरबल ने उससे एक ऐसा दर्पण बनवाने को कहा जो सामान्य दिखे, परंतु उसका उपयोग एक विशेष उद्देश्य के लिए हो। उसने उस शीशे के चारों ओर सुंदर नक्काशी करवाई और उसके नीचे एक शिलालेख खुदवाया, जो दिखे वह चेहरा नहीं, आत्मा है। कुछ दिनों बाद बीरबल वह शीशा लेकर राजधानी लौटा और सम्राट अकबर के सामने प्रस्तुत हुआ। दरबार में जादुई शीशा। दरबार में बीरबल एक सुंदर मखमली कपड़े से ढका हुआ एक बड़ा फ्रेम लाया। सभी दरबारी उस वस्तु को देखकर उत्साहित हो उठे। जहांपनाह, बीरबल बोला, यह है वह जादुई शीशा जो हर व्यक्ति को उसकी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाता है। जो अच्छा है उसे उसमें अच्छाई दिखेगी, जो कपटी है उसे कपट। अकबर ने आश्चर्य से शीशे की ओर देखा और धीरे से उसका कपड़ा हटाया। सामने एक साधारण दिखने वाला बड़ा सा आईना था। उन्होंने उसमें अपना चेहरा देखा और मुस्कराए। मैंने तो इसमें अपना चेहरा ही देखा, बीरबल। बीरबल बोला, हाँ जहांपनाह, पर आपने वह मुस्कान देखी? वह आपकी दया और न्याय का प्रतीक है। यह शीशा मनुष्य के मुख से अधिक उसकी आत्मा को दर्शाता है। दरबारियों में खुसफुसाहट होने लगी। सभी उसमें देखने को आतुर हो गए। दरबारियों की प्रतिक्रिया। अकबर ने आदेश दिया कि सभी दरबारी उस शीशे में एक एक कर देखें। पहले मंत्री रामदास सामने आए। उन्होंने शीशे में देखा और चौंक गए। उनका चेहरा तो वही था, परंतु आंखें डरावनी सी दिख रही थीं। उन्होंने शीशे से नजरें फेर लीं। फिर सेनापति वीर सिंह आया। उसने देखा तो उसे स्वयं का चित्र अंधेरे से घिरा हुआ नजर आया। वह घबरा गया। एक एक कर दरबारी शीशे में देखते और कुछ न कुछ असामान्य पाते। कुछ को अपने चेहरे पर भयावह छाया दिखती, किसी को आंखें लाल दिखती, किसी को अपना चेहरा बुझा बुझा। केवल कुछ ही दरबारी ऐसे थे जिनका चेहरा शीशे में सामान्य और शांत दिखा। अंत में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह शीशा सच बताता है। यह हमें हमारी अंतरात्मा दिखाता है। जो जैसा है उसे वैसा ही दिखता है। राज्य में अफवाह। जैसे ही दरबार खत्म हुआ, जादुई शीशे की बात पूरे राज्य में फैल गई। हर गली कूचे में लोग इस शीशे की चर्चा करने लगे। कोई कहता यह सच्चाई दिखाता है, कोई कहता यह शापित है। कुछ लोग डर गए, कुछ उत्साहित हुए। बीरबल ने शीशे को राजधानी के बीचों बीच एक कक्ष में रखवा दिया, ताकि आम जनता भी उसमें झांक सके।
लोगों की लंबी कतारें लगने लगीं। कई लोग रोकर लौटते, कई अपनी जिंदगी सुधारने का प्रण करते। एक चोर की कहानी। इसी भीड़ में एक युवक था, नाम था धनीराम। वह एक चोर था, परंतु आज तक कभी पकड़ा नहीं गया था। जब उसने जादुई शीशे की चर्चा सुनी तो सोचा, देखें तो सही क्या कमाल है इस शीशे में। जैसे ही वह शीशे के सामने गया, उसने देखा कि उसका चेहरा धुंधला हो गया है और उसके पीछे एक साया है जो उसके गले में फंदा डालने को तैयार है। वह कांप गया। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। वह शीशे के सामने वहीं गिर पड़ा। कुछ लोग उसे उठाकर बाहर ले गए। कुछ देर बाद जब होश आया तो वह रोने लगा। उसने कहा, मैं चोर हूं। अब तक चोरी करता रहा, पर आज मुझे मेरे कर्मों की सजा दिखी। मैं अब एक ईमानदार जीवन जीऊंगा। उसने शीशे के सामने शपथ ली और उसके बाद उसने अपनी सारी चोरी की संपत्ति दान में दे दी। शाही साजिश। राजमहल में कुछ दरबारी इस शीशे से बहुत परेशान हो गए थे। वे जानते थे कि उनके अंदर जो छलकपट है वह इस शीशे से उजागर हो सकता है। इसलिए उन्होंने बीरबल के विरुद्ध एक साजिश रची। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह शीशा लोगों में डर फैला रहा है। कई लोग इसे अपशगुन मानने लगे हैं। इससे आपकी जनता में अशांति फैल रही है। अकबर कुछ समय के लिए विचलित हो गया। उसने बीरबल को बुलाया और कहा, क्या यह सच है? क्या यह शीशा लोगों में डर फैला रहा है? बीरबल की अंतिम परीक्षा। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, क्या आप उस दर्पण को तोड़ देना चाहेंगे जो आपको सच्चाई दिखाए? अकबर चुप हो गया। यह शीशा केवल दिखाता है, करता कुछ नहीं। यदि लोग डरते हैं तो सच्चाई से डरते हैं। परंतु क्या सच्चाई से मुंह मोड़ना सही होगा? अकबर ने गहराई से सोचा और फिर बोला, बीरबल, तुम सही कहते हो। यह शीशा लोगों को स्वयं की अंतरात्मा से जोड़ता है। अगर कुछ दरबारी या नागरिक इससे डरते हैं तो शायद उन्हें अपने कर्म सुधारने चाहिए। बीरबल ने शीशे की ओर इशारा कर कहा, जहांपनाह, यह कोई जादू नहीं, केवल एक प्रतीक है। असली जादू तो आत्मविश्लेषण का है। उपसंहार। उस दिन के बाद अकबर ने एक आदेश निकाला, हर व्यक्ति को वर्ष में कम से कम एक बार आत्मादर्पण के सामने खड़ा होना होगा। यह एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया बन गई, जैसे एक आत्मनिरीक्षण का पर्व। बीरबल का बनाया गया जादुई शीशा अब एक प्रेरणा बन गया। लोग उसमें झांककर अपने अंदर की बुराइयों से लड़ते और अच्छाइयों को अपनाते। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता और एक साधारण शीशे ने पूरे राज्य को एक नई दृष्टि दी, आत्मचिंतन की, आत्मसुधार की। कहानी से सीख। जो दर्पण सच्चाई दिखाए उससे डरना नहीं चाहिए। अपने भीतर झांकने की हिम्मत हो तो हर इंसान खुद को बेहतर बना सकता है। अकबर बीरबल की कहानी, सच्चा इनाम। भूमिका। अकबर के 9 रत्नों में सबसे चतुर और लोकप्रिय नाम था बीरबल। उसकी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता का जवाब नहीं था। सम्राट अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेते रहते थे और बीरबल हर बार अपने उत्तरों से सभी को चौंका देता था। यह कहानी उस समय की है जब अकबर ने बीरबल की समझदारी को एक नए तरीके से परखने की सोची, एक इनाम के बहाने। अकबर की घोषणा। एक दिन सुबह सुबह सम्राट अकबर ने अपने सेवकों को आदेश दिया, आज का दरबार कुछ विशेष होगा। हर किसी को उपस्थिति अनिवार्य है। दरबारी आश्चर्य में थे, आखिर ऐसा क्या होने वाला था। दरबार में जब सब उपस्थित हुए तब सम्राट अकबर ने एक चमचमाते हुए सोने के सिक्कों से भरी थाली सबके सामने रखी और कहा,
मैं आज इस दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा हूं। इस थाली में 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह इनाम उसे मिलेगा जो मुझे सबसे बड़ा सच्चा उपकार बताए जो किसी ने उसके लिए किया हो। ध्यान रहे, कहानी सच्ची होनी चाहिए। बीरबल समेत सभी दरबारी चौंक गए। यह प्रतियोगिता आसान नहीं थी, क्योंकि हर किसी को एक ऐसी सच्ची घटना सुनानी थी जो न केवल प्रभावशाली हो बल्कि सच भी हो। दरबारियों की कहानियां। सबसे पहले उठे सेनापति वीर सिंह। उन्होंने कहा, जहां पनाह, एक बार युद्ध के मैदान में मैं बुरी तरह घायल हो गया था। तब मेरे सेवक गोपाल ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे पीठ पर उठाकर युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला। यदि वह न होता तो मैं आज जीवित न होता। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपकार है। अकबर ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा। अगला कौन? मंत्री रामदास बोले, जहां पनाह, जब मैं किशोर था तो मेरे पिता का देहांत हो गया। हम गरीब थे, खाने को कुछ नहीं था। तभी हमारे गांव के एक शिक्षक ने निःशुल्क पढ़ाकर मुझे पढ़ाया और आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। उनके उस उपकार को कभी नहीं भूल सकता। इस प्रकार एक एक करके दरबारियों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई। सब में उपकार था, भावना थी, पर सम्राट का मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। अब बारी थी बीरबल की। बीरबल की बारी। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, मेरी कहानी थोड़ी अलग है। यह उपकार नहीं बल्कि विचार का उपहार है, एक ऐसा उपहार जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अकबर और सारे दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल ने कहना शुरू किया। बीरबल की कहानी, विचार का उपहार। मैं तब बहुत छोटा था, लगभग 10 वर्ष का। हम लोग बहुत गरीब थे। पिता का देहांत हो चुका था और माँ एक छोटे से खेत में काम करती थीं। एक दिन खेत में काम करते करते मेरी माँ बेहोश होकर गिर गईं। मैंने गांव के वैद्य को बुलाया, पर उन्होंने कहा कि माँ को दवाइयों और पौष्टिक भोजन की सख्त जरूरत है, जो हमारे पास नहीं था। मैं रोता हुआ गांव के बाहर की ओर चला गया। वहीं एक साधु बाबा बैठे थे। उन्होंने मुझे रोते देखा और बुलाया। मैंने सारी बात बताई। उन्होंने मुझे न तो दवा दी न पैसे। उन्होंने बस एक बात कही, तुम्हारे पास जो नहीं है उस पर मत रो, जो है उससे रास्ता बनाओ। उस वक्त मुझे यह बात समझ नहीं आई, पर मैं सोच में पड़ गया। मैंने देखा कि खेत के पास बहुत से आम के पेड़ हैं। उन पेड़ों से आम तोड़कर मैं बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे मैं कुछ पैसे जुटाने लगा। माँ को इलाज मिला, भोजन मिला, और यहीं से मेरी सोच बदल गई। मैंने कभी भीख नहीं मांगी। साधु बाबा की बात ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उस एक विचार के कारण हूँ। इसलिए जहां पनाह, मेरा मानना है कि सबसे बड़ा उपकार वही होता है जो किसी को सोचने की दिशा दे दे, क्योंकि सोच बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। दरबार में सन्नाटा। बीरबल की बात सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। हर किसी की आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे उन्होंने अभी कुछ बहुत बड़ा समझा हो। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं सोच रहा था कि सबसे बड़ा उपकार वह है जो किसी की जान बचाए या किसी को धन दे, पर तुमने सिद्ध किया कि सच्चा उपकार वह है जो किसी को आत्मनिर्भर बना दे, सोचने की क्षमता दे दे। उन्होंने वह थाली उठाई और बीरबल को सौंपते हुए कहा, यह इनाम तुम्हारा है। दूसरी परीक्षा। बीरबल ने मुस्कराते हुए वह थाली वापस सम्राट को लौटा दी और बोला,
जहां पनाह, यदि आप आज मुझे इनाम देना चाहते हैं तो मुझे यह नहीं चाहिए। इसके बजाय आप उस साधु बाबा की एक मूर्ति बनवाकर राजधानी में स्थापित करवा दीजिए, ताकि हर व्यक्ति को याद रहे कि विचारों का उपहार अमूल्य होता है। अकबर और दरबारी इस उत्तर से और भी प्रभावित हुए। यह बीरबल की विनम्रता और दूरदृष्टि का उदाहरण था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि राजधानी के चौराहे पर विचार दीपक नाम की मूर्ति स्थापित की जाए और उसके नीचे लिखा जाए, सबसे बड़ा उपकार सही सोच का उपहार है। प्रेरणा का प्रसार। उस मूर्ति की स्थापना के बाद शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी। लोग अपने बच्चों को वहां लेकर जाते और बताते कि किस प्रकार सही सोच इंसान को गरीबी, कठिनाइयों और निराशा से निकाल सकती है। कई लोगों ने अपनी कहानियां साझा की। कई लोगों की जिंदगी उस संदेश से बदलने लगी। राजधानी में एक नई लहर सी चल पड़ी, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच की। दरबारी हुए ईर्ष्यालु। पर जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी होता है। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, वे अब और चिढ़ने लगे। उन्होंने कहा, यह तो केवल एक कहानी है, इसमें क्या विशेष बात है? क्या सोच से पेट भरता है? बीरबल को यह सुनने में आया। उसने मुस्कराकर योजना बनाई। बीरबल की चालाक परीक्षा। बीरबल ने उन दरबारियों को अपने घर पर भोज के लिए बुलाया। बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया गया, पर जब भोजन की बारी आई तो सभी को सिर्फ कागज पर चित्रित भोजन परोसा गया। पूरी, सब्जी, मिठाई, सब कुछ चित्र में। दरबारी क्रोधित हो गए। यह क्या मजाक है बीरबल? हम खाए क्या? बीरबल बोला, आपके अनुसार सोच से पेट नहीं भरता, तो मैंने सोचा चित्र देखकर ही तृप्त हो जाइए। लेकिन आप सच में भूखे हैं तो समझिए, सोच भी भूख से जुड़ी होती है। यदि सोच सकारात्मक हो तो वही आपको मेहनत करने की प्रेरणा देगी, जिससे आप पेट भी भर सकेंगे। दरबारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल से माफी मांगी। अंतिम संवाद। कुछ दिनों बाद सम्राट अकबर ने बीरबल से अकेले में पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता से चिढ़ेंगे, तुम्हें हटाने की साजिश रचेंगे? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, जो चिढ़ते हैं वे अंधकार में हैं। मेरा काम है दीपक जलाए रखना। अगर कोई दीपक से जलता है तो वह दीपक को बुझा नहीं सकता, बल्कि और अंधकार में चला जाता है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी बुद्धि ही नहीं, तुम्हारा हृदय भी रत्न जैसा है। निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल ने फिर एक बार यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, कार्यों और सोच में होता है। एक विचार, एक उपदेश, एक संवाद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। सीख। अगर किसी की मदद करनी है तो उसे मछली मत दो, उसे मछली पकड़ना सिखाओ। सोच बदल दो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अकबर बीरबल की कहानी, सबसे बड़ा न्याय। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली शिक्षाएं भी देती हैं। बीरबल के न्याय और बुद्धिमत्ता के किस्से भारत के हर कोने में प्रसिद्ध हैं। यह कहानी भी ऐसे ही एक न्याय की है, जिसमें बीरबल ने न केवल एक झूठ को उजागर किया, बल्कि एक पूरे गांव को अंधकार से निकालकर न्याय का प्रकाश दिया। दरबार में अजीब मामला। एक दिन अकबर के दरबार में एक बुजुर्ग महिला रोती बिलखती हुई आई। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में आंसू। उसने सम्राट के सामने आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, मैं न्याय चाहती हूं। अकबर ने उसकी हालत देखकर तुरंत कहा, तुम बेझिझक बताओ, क्या अन्याय हुआ है?
महिला ने कहा, मैं रतनपुर गांव की निवासी हूं। मेरे पति और बेटा दोनों नहीं रहे। मैं अकेली रहती हूं। कुछ दिन पहले गांव के अमीर जमींदार धनीलाल ने मेरी झोपड़ी वाली जमीन हड़प ली और मुझे बेघर कर दिया। जब मैंने विरोध किया तो गांव के सिपाही भी उसकी तरफ हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? महिला ने अपनी पुरानी जमीन के कागज पेश किए। अकबर ने एक नजर देखी और फिर आदेश दिया, इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। बीरबल, यह कार्य तुम्हें सौंपता हूं। बीरबल की यात्रा। बीरबल ने महिला से पूरा विवरण लिया और रतनपुर गांव की ओर निकल पड़ा। वह अकेले नहीं गया, बल्कि भेष बदलकर एक साधु के रूप में गांव में पहुंचा, ताकि कोई उसे पहचान न सके। गांव में पहुंचकर वह गांव के मंदिर के पास बैठ गया और धीरे धीरे लोगों से बातचीत करने लगा। कुछ ही समय में उसे पता चला कि धनीलाल वास्तव में बहुत प्रभावशाली और चालाक व्यक्ति है। वह गांव वालों को डरा धमकाकर उनकी जमीनें हड़पता था और अपने प्रभाव से सबको चुप करा देता था। बीरबल ने गांव वालों से कई कहानियां सुनी, लेकिन सब एक ही बात कहते, हम बोले तो कौन सुनेगा? जो बोले वह गायब हो जाता है या सजा पा जाता है। अब बीरबल समझ गया कि यह एक सामान्य मामला नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग का गंभीर मामला है। बीरबल की योजना। बीरबल जानता था कि केवल कागजों से सच्चाई साबित नहीं की जा सकती, क्योंकि गांव में डर का माहौल था। उसने एक चाल सोची। अगले दिन उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया। कल गांव में एक चमत्कारी सच्चाई प्रकट करने वाला सत्य पत्थर लाया जाएगा। जो भी उसके सामने हाथ रखेगा, वह पत्थर बताएगा कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग हंसे, कुछ डरे, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी धनीलाल को हुई। उसे डर था कि कहीं यह उसके खिलाफ कोई चाल न हो। फिर भी वह सबके सामने सच्चा दिखने के लिए तैयार हो गया। सत्य पत्थर का जादू। बीरबल ने मंदिर के बाहर एक बड़ा सा साधारण पत्थर रखवाया और उसे रंग बिरंगे कपड़े से सजवा दिया। उसके सामने एक तख्ती लगी। जो भी झूठ बोलेगा, पत्थर गर्म हो जाएगा। जो सच बोलेगा, पत्थर ठंडा रहेगा। बीरबल ने भीड़ से कहा, आज हर वह व्यक्ति जो महिला की जमीन से संबंधित है, इस पत्थर के सामने अपना बयान देगा। जो झूठ बोलेगा, उसका झूठ पकड़ लिया जाएगा। लोगों में उत्सुकता थी। पहले महिला को बुलाया गया। उसने हाथ पत्थर पर रखा और कहा, यह जमीन मेरी है। मेरे पति ने यह मेरे नाम की थी। बीरबल ने पूछा, पत्थर कैसा लगा? महिला ने कहा, ठंडा। लोगों ने सिर हिलाया। फिर कुछ गवाह बुलाए गए, पड़ोसी, ग्रामीण। सभी ने अपनी बातें रखीं। कुछ झूठ बोले, कुछ सच, लेकिन सब पत्थर को छूकर कहते, ठंडा है। अब बारी आई धनीलाल की। धनीलाल की चाल। धनीलाल बहुत चालाक था। उसने सोचा, अगर मैं पत्थर को छूने जाऊं और कुछ हो गया तो मैं फंस सकता हूं। अच्छा होगा मैं कह दूं कि पत्थर को छूने की जरूरत नहीं, मैं सच ही बोल रहा हूं। उसने मंच पर आकर कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे इस पत्थर को छूने की जरूरत नहीं। मैं सीधे कहता हूं, यह जमीन मेरी है। उस महिला के पास कोई प्रमाण नहीं। बीरबल मुस्कराया। उसने कहा, ठीक है, आपने पत्थर को नहीं छुआ, इसका अर्थ है आप खुद मान रहे हैं कि कहीं न कहीं आप डर रहे हैं। और जो व्यक्ति पत्थर से डर जाए, वह साफ है कि झूठ बोल रहा है। लोगों ने तालियां बजाईं। बीरबल का न्याय। बीरबल ने धीरे से कहा, यह पत्थर कोई चमत्कारी पत्थर नहीं,
केवल एक साधारण प्रस्तर है। इसका उद्देश्य सच्चाई उजागर करना नहीं, डर और दंभ को बेनकाब करना था। और धनीलाल खुद ही फंस गया। अब गांव वाले भी बोलने लगे। कई ग्रामीणों ने धनीलाल के अत्याचारों के बारे में खुलकर बयान दिए। बीरबल ने तुरंत रिपोर्ट बनाकर सम्राट अकबर को भेजी। अकबर का निर्णय। जब अकबर ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी तो वह क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया, धनीलाल की जमीन जब्त की जाए, महिला की जमीन लौटाई जाए, गांव में एक पंचायत भवन बनाया जाए जहां ग्रामीण अपनी शिकायतें स्वतंत्र रूप से दर्ज कर सकें। और बीरबल को शाही सम्मान से नवाजा गया। धनीलाल का प्रायश्चित। धनीलाल को जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल में उसने आत्ममंथन किया। कई महीनों बाद उसने सम्राट से माफी मांगी और गांव लौटकर सेवा करने की अनुमति मांगी। अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि कोई व्यक्ति सच में बदलना चाहता है तो उसे एक अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि न्याय केवल सजा देना नहीं, सुधार का रास्ता भी दिखाना है। अकबर सहमत हुए और धनीलाल को गांव में एक शिक्षक की जिम्मेदारी दी गई ताकि वह बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ा सके। अंतिम संदेश। गांव रतनपुर अब शांतिपूर्ण और न्यायप्रिय बन गया था। लोग बीरबल को याद करते थे और कहते थे, उसने पत्थर से सच्चाई नहीं निकाली, पर पत्थर के बहाने दिलों से डर निकाल दिया। सीख। सच्चा न्याय केवल अदालत में नहीं होता, वह लोगों की आत्मा में भी बसता है। झूठ बोलने वाला सबसे पहले अपने डर से हारता है। बुद्धिमत्ता का सही उपयोग समाज को दिशा देता है। अकबर बीरबल की कहानी, ईमान का मूल्य। भूमिका। अकबर और बीरबल की मित्रता जितनी गहरी थी, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। अकबर को हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने में मजा आता था। बीरबल हर बार अपने उत्तरों और उपायों से ऐसा कुछ कर दिखाता कि अकबर खुद भी दंग रह जाता। यह कहानी उस समय की है जब अकबर को लगा कि अब समय आ गया है कि बीरबल को एक कठिन नैतिक परीक्षा दी जाए, ऐसी जिसमें सही गलत की रेखा बहुत धुंधली हो। सम्राट की योजना। एक दिन दरबार में बैठे हुए अकबर ने कहा, मैं एक ऐसा कार्य करना चाहता हूं जिससे यह जाना जा सके कि दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, ईमानदारी तो आत्मा की आवाज है, वह दिखती नहीं। अकबर बोले, तो फिर उसे दिखाना पड़ेगा। मैं एक ऐसी योजना बनाऊंगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कितनी सच्चाई से काम करता है। सभी दरबारी चौंक गए। उन्होंने सोचा, यह परीक्षा कैसी होगी। अकबर की चुनौती। अगले दिन सम्राट ने एक बड़ी थाली में बहुमूल्य रत्न और सोने के सिक्के रखवाए और दरबार में लाकर बोले, इस थाली में 1000 स्वर्ण मुद्राएं और कई अनमोल रत्न हैं। मैं इसे महल के बाहरी कक्ष में रखवाऊंगा। हर दरबारी को एक एक कर वहां अकेले भेजा जाएगा। उसे एक काम करना है, अपनी अंतरात्मा के अनुसार जितना उचित लगे उतना धन थाली से लेना है। दरबारी अचंभित हो गए। यह कैसी परीक्षा थी। अकबर ने आगे कहा, किसी को रोका नहीं जाएगा, कोई पहरेदार नहीं होगा, केवल आपकी आत्मा की आवाज और आपका विवेक ही आपकी राह तय करेगा। बीरबल भी थोड़े चकित थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। परीक्षा आरंभ। एक एक कर सभी दरबारियों को महल के बाहरी कक्ष में भेजा गया। बाहर कोई पहरा नहीं था, केवल एक बड़ी चमचमाती थाली जिसमें स्वर्ण मुद्राएं और रत्न रखे थे। पहला दरबारी अंदर गया। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। मन में द्वंद्व चला।
क्या एक दो सिक्के उठाना गलत होगा? शायद सब यही करेंगे। अगर मैंने नहीं लिया तो मैं ही मूर्ख कहलाऊंगा। उसने धीरे से 5 सिक्के उठाए और बाहर आ गया। दूसरा दरबारी अंदर गया। उसे लगा कि यह तो मौका है, राजा ने खुद कहा है कि विवेक अनुसार ले सकते हैं। उसने 10 सिक्के और 2 रत्न उठा लिए। ऐसे ही एक एक करके सारे दरबारी अंदर जाते रहे। कुछ ने केवल एक सिक्का लिया, कुछ ने भरकर थैली भर ली। अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल का निर्णय। बीरबल भीतर गए। थाली चमचमा रही थी। सिक्कों की आभा आंखों को चकाचौंध कर रही थी। पर बीरबल थाली को देखते ही मुस्कराए और एक भी सिक्का उठाए बिना बाहर आ गए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने कुछ नहीं लिया? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहां पनाह, ईमानदारी केवल चयन का विषय नहीं, स्थिति की परख का भी विषय है। जब कोई देख नहीं रहा होता तभी असली ईमानदारी की परीक्षा होती है। आपने कहा कि आत्मा के अनुसार लेना है, मेरी आत्मा ने कहा कि मैं कुछ भी न लूं। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने दरबार में सबको बुलाया और सबके चुने गए धन की सूची बनाई। सच्चाई उजागर। अकबर बोले, मैंने हर कमरे में गुप्त सुराख बनवाए थे जिनसे सारी गतिविधियां देखी जा रही थीं। जो यह सोच रहे थे कि कोई देख नहीं रहा, वे गलत थे। अब सभी दरबारी डर गए। जिन्हें लगता था कि थोड़े से सिक्के लिए हैं, वे भी शर्मिंदा हो गए। अकबर ने सभी को गंभीरता से देखा और कहा, जो थाली में से जितना ले गया वही उसकी आत्मा का मूल्य है, और जो खाली हाथ लौटा वही सबसे अमीर है, क्योंकि उसकी आत्मा सबसे मूल्यवान है। अगली परीक्षा आम जनता के लिए। अकबर ने सोचा कि अगर दरबारियों की ईमानदारी ऐसी है तो आम जनता की स्थिति कैसी होगी। क्या वे परीक्षा में खरे उतरेंगे? अब उन्होंने एक और योजना बनाई। इस बार महल के पास के एक बाग में एक बड़ा घड़ा रखा गया जिसमें एक छेद ऊपर की ओर था। घड़े पर लिखा था, ईमानदारी का कुआं, हर व्यक्ति इसमें एक लोटा दूध डाले। कल सुबह देखा जाएगा कि समाज कितना ईमानदार है। सारा नगर इस सूचना से गूंज उठा। दूध का कुआं। अगली सुबह अकबर और बीरबल स्वयं वहां पहुंचे। घड़े को खोलकर देखा गया और सब हैरान रह गए। घड़ा पानी से भरा हुआ था, दूध का नामो निशान नहीं। बीरबल मुस्कराए। अकबर ने लोगों को बुलाकर पूछा, तुम लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? एक व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगा कि अगर सारे लोग दूध डालेंगे तो मेरा एक लोटा पानी किसी को दिखेगा नहीं। दूसरे ने कहा, मुझे लगा कि कोई देख तो नहीं रहा है। अकबर बोले, तो क्या तुम सबने यही सोचा? भीड़ चुप। बीरबल का समाधान। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह समाज की वास्तविक परीक्षा थी। जब हम सोचते हैं कि मेरा किया कोई फर्क नहीं डालता, तभी नैतिक पतन शुरू होता है। फिर बीरबल ने सुझाव दिया, नगर में नैतिकता पर आधारित शिक्षा शुरू हो। हर मोहल्ले में सच का दीपक नामक दीप जलाया जाए, जहां लोग ईमानदारी की प्रतिज्ञा लें। विद्यालयों में हर दिन नैतिक कथा सुनाई जाए। अकबर ने इस योजना को तुरंत लागू करवा दिया। अंतिम संवाद। कुछ हफ्तों बाद नगर में परिवर्तन दिखने लगा। लोग अधिक सतर्क, अधिक ईमानदार और जिम्मेदार हो गए। बच्चे अपने माता पिता को गलत काम करने से रोकते। दुकानदार खुद सही पैसे लौटाते। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मानते हो कि एक कहानी, एक घटना समाज को बदल सकती है? बीरबल बोले, जहां पनाह, हर नदी एक बूंद से शुरू होती है।
एक ईमानदार कार्य, एक सच्चा उदाहरण समाज में लहर की तरह फैलता है। सीख। ईमानदारी की असली परीक्षा तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता। अगर हर व्यक्ति यह मान ले कि उसका कार्य महत्वपूर्ण है, तो समाज स्वयं सुधर सकता है। सच्चाई और नैतिकता केवल उपदेश नहीं, अभ्यास की चीज है। अकबर बीरबल की कहानी, न्याय की तराजू। भूमिका। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में बुद्धिमत्ता और न्याय का प्रतीक रही है। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य भी सिखाती हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही प्रसंग पर आधारित है, जहां बीरबल ने न केवल न्याय किया, बल्कि लोगों की सोच को भी बदल दिया। दरबार में एक विचित्र याचिका। एक दिन अकबर का दरबार अपने पूरे वैभव के साथ सजा हुआ था। दरबारी, मंत्री और सैनिक अपनी अपनी जगह पर थे। तभी महल के द्वार पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह सम्राट अकबर के सामने हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, मैं रामदास हूं। मेरा एक छोटा सा खेत है। मैंने अपने पड़ोसी शंकर को एक गाय उधार दी थी। तय यह हुआ था कि वह 1 महीने तक दूध का उपयोग करेगा और फिर गाय लौटा देगा। लेकिन अब वह इनकार कर रहा है। कहता है कि गाय उसी की है। अकबर ने उसे गौर से देखा और फिर शाही गार्ड से शंकर को बुलवाया। कुछ देर बाद शंकर दरबार में हाजिर हुआ। वह आत्मविश्वास से भरा था। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुमने रामदास से गाय ली थी? शंकर बोला, नहीं जहांपना, यह मेरी ही गाय है। रामदास झूठ बोल रहा है। अब दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। बीरबल चुपचाप सब सुन रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या मुझे इस मामले की जांच का आदेश मिलेगा? अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल की तहकीकात। बीरबल अगले दिन गांव पहुंचे और दोनों पक्षों से अलग अलग बातें कीं। रामदास ने कहा, गाय मेरी है। मैंने उसे स्वयं पाला था। दूध भी मुझे ही मिल रहा था। लेकिन जब मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई तो मैंने 1 महीने के लिए गाय शंकर को दे दी थी। शंकर ने कहा, गाय मेरी है। वह हमेशा मेरे घर में रही है। रामदास झूठ बोल रहा है। बीरबल ने गांव के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई स्पष्ट गवाही नहीं दे पाया। सब डरते थे शंकर से, जो गांव का थोड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था। अब बीरबल को सोचना पड़ा कि कैसे इस उलझन को सुलझाया जाए। बीरबल की तरकीब, न्याय की तराजू। अगले दिन बीरबल दरबार लौटे और बोले, जहांपनाह, मामला थोड़ा जटिल है, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। मैं गाय की परीक्षा लूंगा। अकबर ने कहा, गाय की परीक्षा? वो कैसे? बीरबल मुस्कराए और बोले, मैं न्याय की तराजू लाऊंगा, जो यह तय करेगी कि गाय किसकी है। अकबर ने बीरबल को पूरी छूट दी। गाय का न्याय। बीरबल ने दोनों को अगले दिन दरबार में बुलाया। गाय भी साथ लाई गई। अब बीरबल बोले, हम इस गाय को बीच से 2 हिस्सों में बांट देंगे। आधा रामदास को और आधा शंकर को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही दावा कर रहे हैं। रामदास चौंक गया। वह रोते हुए बोला, नहीं, ऐसी न्याय की क्या जरूरत? गाय भले ही मुझे न मिले, लेकिन उसे मारिए मत। कृपया शंकर को ही दे दीजिए। शंकर चुप रहा। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, अब निर्णय स्पष्ट है। गाय रामदास की है। अकबर ने पूछा, तुम कैसे इतने निश्चित हो?
बीरबल बोले, जिसने गाय को पाला है उसे उससे प्रेम होगा, वह कभी भी उसकी हत्या नहीं चाहेगा। शंकर चुप रहा क्योंकि गाय से उसका कोई भावनात्मक संबंध नहीं है। पूरा दरबार बीरबल की प्रशंसा करने लगा। शंकर का स्वीकारोक्ति। अब शंकर खुद भी टूट गया। वह दरबार के सामने सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, बीरबल ने सच्चाई उजागर कर दी। यह गाय वास्तव में रामदास की थी। मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे लगा कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, झूठ बोलने और गरीब का हक छीनने का अपराध बहुत बड़ा होता है। लेकिन तुम्हारी स्वीकारोक्ति को देखते हुए हम तुम्हें जेल नहीं भेजते, परंतु अब तुम्हें 1 साल तक रामदास के खेत में काम करना होगा। शंकर ने धन्यवाद कहा और यह सजा मान ली। न्याय की प्रतिष्ठा। रामदास की आंखों में आंसू थे आभार के। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और बोले, तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि एक न्यायप्रिय आत्मा भी हो। एक गाय के विवाद से तुमने समाज को न्याय का पाठ पढ़ा दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, न्याय केवल नियमों से नहीं चलता, वह दिल से निकलता है। कुछ समय बाद न्याय की परंपरा। इस घटना के बाद अकबर ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया कि हर महीने बीरबल न्याय दरबार नामक सभा आयोजित करेंगे, जहां कोई भी व्यक्ति आकर अपनी समस्या रख सकता है, भले ही वह छोटा किसान हो या नगर का व्यापारी। बीरबल ने इसे पूरे मन से अपनाया। हर महीने वह इस दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते, सुलझाते और समाज में ईमानदारी और न्याय का संदेश फैलाते। रामदास और शंकर अब मित्र बन चुके थे। शंकर को भी आत्मबोध हुआ था। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और 3 अपराधी। भूमिका। अकबर के दरबार में कई बार ऐसे विवाद और मुद्दे उठते थे जिनमें केवल तर्क और बुद्धिमत्ता से ही न्याय संभव था। बीरबल, अकबर के सबसे प्रिय मंत्री और सलाहकार, अपनी समझदारी से ऐसे मामलों को सुलझाते थे कि न्याय भी हो जाता और सभी को सीख भी मिलती। इस बार मामला थोड़ा अनोखा था। 3 अपराधियों की सजा तय करनी थी, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था। किसे माफ किया जाए, किसे दंड मिले, यही असली चुनौती थी। 3 अपराधी और 1 अपराध। एक दिन शहर के सैनिकों ने 3 लोगों को पकड़कर दरबार में प्रस्तुत किया। सभी पर एक ही आरोप था, राजमहल के अनाज भंडार से चोरी करना। महल के मुख्य भंडारपाल ने बताया, जहांपनाह, तीनों को चोरी के समय पकड़ तो नहीं पाए, लेकिन अगली सुबह वे तीनों ही भंडार के पास संदिग्ध अवस्था में मिले। पास में गेहूं और चावल की कुछ बोरियां भी थीं। अकबर ने गुस्से में पूछा, क्या कोई गवाह है जिसने इन्हें चोरी करते देखा हो? सिपाही बोला, नहीं हुजूर, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। लेकिन संदेह इन तीनों पर ही है क्योंकि भंडार का दरवाजा टूटा मिला और ये तीनों वहीं पास में सोते पाए गए। अकबर सोच में पड़ गए। तीनों अपराधी अलग अलग गांवों से थे और आपस में परिचित नहीं थे। तीनों ही अपना दोष मानने को तैयार नहीं थे। अब मामला पेचीदा हो गया था। बीरबल की एंट्री। बीरबल पूरे समय चुपचाप खड़ा था। उसने अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इन तीनों की परीक्षा लेना चाहूंगा। इससे सत्य सामने आ सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम यह कर सको तो मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा, लेकिन ध्यान रहे, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। बीरबल ने तीनों आरोपियों को पास बुलाया और कहा, कल सुबह तुम तीनों को फिर दरबार में पेश किया जाएगा। रात भर तुम सभी को अलग अलग कमरों में रखा जाएगा, लेकिन एक विशेष वस्तु तुम्हारे पास होगी, सच की छड़ी।
सच की छड़ी। बीरबल ने तीनों को एक एक लंबी लकड़ी की छड़ी दी और कहा, ये हैं सच की छड़ियां। इनमें से जिस व्यक्ति ने चोरी की है उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी अपराधी थोड़े चिंतित नजर आने लगे। तीनों को अलग अलग कमरों में रखा गया। कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकता था। कमरे में सिपाही पहरे पर थे, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं था, केवल बीरबल के आदेश का पालन करना था। रात बीती। सुबह का दरबार। अगली सुबह दरबार में हलचल थी। तीनों अपराधियों को लाया गया। उनके हाथ में वही छड़ियां थीं। बीरबल ने सबसे पहले छड़ियों की लंबाई मापी और वह हैरान करने वाली बात सामने आई। तीनों छड़ियां समान लंबाई की थीं। दरबारियों में खुसर-पुसर शुरू हो गई। क्या बीरबल की चाल इस बार काम नहीं आई? लेकिन बीरबल मुस्कराए। उन्होंने एक संकेत किया और सैनिकों ने तीनों को पास बुलाया। फिर बीरबल ने कहा, जहां पनाह अपराधी वही है जिसकी छड़ी सबसे छोटी है और वह है तीसरा व्यक्ति। अकबर चौंके, पर छड़ी तो सबकी बराबर है, फिर कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह ये छड़ियां सामान्य लकड़ियां थीं, लेकिन मैंने घोषणा कर दी थी कि जो अपराधी होगा उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ेगी। सच यह है कि कोई छड़ी बढ़ने वाली नहीं थी, लेकिन जो अपराधी होगा वह डर के मारे अपनी छड़ी को काटने की कोशिश करेगा ताकि सुबह तक बढ़ने पर वह बराबर रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तीसरे अपराधी की छड़ी दिखाकर कहा, इस छड़ी को ध्यान से देखिए, यह 1 इंच छोटी है क्योंकि इसने रात में इसे काट दिया। अंततः तीसरे अपराधी ने सच स्वीकार किया। वह चुपचाप सिर झुकाकर बोला, मुझसे भूल हुई हुजूर, मैंने ही चोरी की थी। बाकी दो निर्दोष। बाकी दो व्यक्ति आश्चर्यचकित थे। वे वास्तव में निर्दोष थे और बीरबल की योजना ने उन्हें बचा लिया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि 2 निर्दोषों को मुक्त कर दिया जाए और तीसरे को उचित दंड मिले। बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी न्यायिक बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि नैतिकता से भी परिपूर्ण हो। बिना किसी हिंसा या यातना के तुमने सत्य को सामने ला दिया। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, न्याय केवल सजा देने का नाम नहीं, सत्य को पहचानने और निर्दोष को बचाने की कला भी है। अंतिम संदेश। बाद में बीरबल ने दरबार में सबके सामने यह भी कहा, जब आप किसी अपराधी को पकड़े तो केवल आरोप के आधार पर निर्णय न लें। डर के कारण लोग गलत निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अगर हम मानव स्वभाव को समझें तो सत्य खुद सामने आ जाता है। सीख। झूठ बोलने वाले का डर उसकी हरकतों में झलकता है। सत्य को ढूंढने के लिए केवल प्रमाण ही नहीं, बुद्धिमत्ता और समझ की भी जरूरत होती है। एक सच्चा न्याय वही होता है जिसमें निर्दोष को सजा न मिले। अगर आप चाहें तो मैं अगली कहानी 1400, 1300 या 2000+ शब्दों में भी लिख सकता हूं। कुछ सुझाव। बीरबल और सुनहरी मोहर। जब बीरबल ने खुद को दोषी बताया। बीरबल की परीक्षा, 100 झूठ 1 सच। बताइए अगली कहानी किस प्रकार की होनी चाहिए, हास्य, रहस्य या नैतिक शिक्षा वाली? अकबर बीरबल की कहानी, नकली साधु का पर्दाफाश। भूमिका। अकबर का दरबार बुद्धिजीवियों, कलाकारों और राजनेताओं से भरा रहता था, मगर बीरबल उनमें सबसे अलग थे। उनकी बुद्धि, तर्कशक्ति और हाजिर जवाबी ने उन्हें बादशाह का सबसे प्रिय सलाहकार बना दिया था। इस बार मामला एक साधु से जुड़ा था
एक ऐसा साधु जिसने पूरी राजधानी को अपने चमत्कारों से हैरान कर रखा था। लोग उसकी पूजा करते, चढ़ावा चढ़ाते और उससे आशीर्वाद लेने लंबी कतार में खड़े रहते। मगर बीरबल को कुछ गड़बड़ लगी। एक रहस्यमय आगमन। एक दिन राजधानी में एक महासाधु का आगमन हुआ। उसने दावा किया कि उसे भविष्य देखना आता है, वह मनुष्य के भाग्य को पलट सकता है और उसके आशीर्वाद से लोगों की किस्मत चमक सकती है। लोग धीरे धीरे उसकी बातों में आ गए। कई व्यापारियों ने उसे धनदौलत भेंट की, नगर के कुछ अधिकारी भी उसके अनुयायी बन गए। साधु ने एक शिव मंदिर के पास अपना डेरा जमाया और हर दिन हजारों लोग उसके दर्शन को आने लगे। बादशाह अकबर को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने भी उस साधु को दरबार में आमंत्रित किया। साधु का दरबार में आगमन। अगले दिन साधु ने शानदार वस्त्र पहन रखे थे। वह आत्मविश्वास से भरे स्वर में बोला, जहांपनाह, आप तो स्वयं महान हैं, लेकिन यह जान लें कि आपके राज्य में सुख शांति केवल तब बनी रहेगी जब आप मेरे बताए हुए अनुष्ठानों का पालन करेंगे। अकबर ने थोड़ी हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि राज्य में संकट आ सकता है? साधु ने आंखें बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाए और बोला, मैंने दर्शन किए हैं। आपके खजाने में नकारात्मक ऊर्जा है। अगर मैंने हवन नहीं किया तो खजाना खाली हो जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी सहम गए, परंतु बीरबल चुपचाप सब देख रहा था। उसे साधु के इरादों पर शक था। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, साधु जी ने बड़ी गंभीर बात कही है। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे एक दिन दीजिए, मैं स्वयं इनकी परीक्षा करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने साधु से कहा, महाराज के खजाने की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, परंतु क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं? साधु बोला, निश्चित ही कर सकता हूं। मैं बता सकता हूं कि कल किसका भाग्य चमकेगा और किसका बिगड़ेगा। बीरबल मुस्कराया और बोला, बहुत अच्छा। तो फिर कल हम आपके लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित करेंगे। परीक्षा का दिन। अगले दिन दरबार में एक मेज के ऊपर 3 बक्से रखे गए, सभी देखने में एक जैसे। बीरबल ने घोषणा की, इन 3 बक्सों में से एक में सोने की मुद्राएं हैं, दूसरे में चांदी और तीसरे में राख। अगर साधु सचमुच भविष्यवक्ता हैं तो बिना छुए वह सही बक्सा पहचान लेंगे जिसमें सोना है। साधु कुछ घबरा गया, लेकिन लोगों की नजरों और अपनी प्रतिष्ठा के कारण वह पीछे नहीं हट सका। उसने आंखें मूंदी, कुछ मंत्र पढ़े और फिर दाएं तरफ के बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा, इसमें सोना है। बीरबल ने उस बक्से को खोला, उसमें राख निकली। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल बोले, महाराज, जो व्यक्ति एक बक्से में छिपे पदार्थ का अनुमान नहीं लगा सकता, वह आपके खजाने की रक्षा कैसे करेगा? साधु सकपका गया। दूसरा वार। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, मगर हम मानते हैं कि गलती हर किसी से होती है। आइए हम एक और परीक्षा लें। अब बीरबल ने 3 साधारण ग्रामीणों को दरबार में बुलाया। उन्हें अलग अलग वस्त्र पहनाए गए और कहा गया कि उनमें से एक चोर है और बाकी 2 निर्दोष। बीरबल ने साधु से पूछा, अब बताइए, इन तीनों में से कौन चोर है? साधु ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। बीरबल ने आदेश दिया, उसके घर की तलाशी ली जाए। थोड़ी देर बाद सिपाही लौटे और बोले, उस व्यक्ति के पास से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। अब बीरबल ने दूसरे व्यक्ति के बारे में जांच करने को कहा
और वहां से चोरी की गई वस्तुएं मिल गईं। अब तो पूरा दरबार समझ चुका था कि साधु केवल दिखावा कर रहा है। असली चेहरा सामने। बीरबल ने साधु की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी कथित दिव्य दृष्टि अगर सच होती तो तुम दोनों ही परीक्षाओं में सफल होते। लेकिन तुमने न केवल लोगों को धोखा दिया बल्कि बादशाह को भी प्रभावित करने की कोशिश की। साधु अब डर गया। उसने घुटनों पर आकर क्षमा मांगी। अकबर ने आदेश दिया कि साधु को राजधानी से बाहर निकाल दिया जाए और लोगों को सच बताया जाए। बीरबल की सीख। बीरबल ने दरबार में सबके सामने कहा, जहां अंधविश्वास बढ़ता है वहां बुद्धि का नाश होता है। हमें अपनी आस्था को ज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए, न कि चमत्कारों के पीछे आंखें मूंद कर चलना चाहिए। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, तुमने न केवल एक ठग को बेनकाब किया बल्कि पूरे राज्य को भ्रम से मुक्त कर दिया। सीख। अंधविश्वास से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। जो चमत्कार का दावा करे उसे तर्क और परीक्षा की कसौटी पर जरूर कसना चाहिए। सच्चा ज्ञानी दिखावा नहीं करता, वह शांत रहता है और सत्य के मार्ग पर चलता है। अकबर बीरबल की कहानी, गुप्त खजाना और दरबार की साजिश। प्रस्तावना। अकबर का दरबार न केवल न्यायप्रियता और कला के लिए प्रसिद्ध था बल्कि वहां विचारों की तीव्र टक्कर भी होती थी। हर दिन कोई न कोई समस्या या चुनौती सामने आती और हर बार बीरबल अपनी चतुराई से सबका दिल जीत लेता। मगर एक दिन ऐसा आया जब बीरबल को न केवल अपनी बुद्धि बल्कि अपनी निष्ठा और ईमानदारी को भी साबित करना पड़ा। एक पुराना रहस्य, गुप्त खजाने की कहानी। कहानी शुरू होती है अकबर के एक पुराने सैनिक से जो युद्धों में बहादुरी से लड़ चुका था। उसका नाम था मीर हसन। एक दिन वृद्धावस्था में, जब वह जीवन के अंतिम पड़ाव पर था, उसने दरबार में आकर एक चौंकाने वाला दावा किया। जहां पनाह, वर्षों पहले जब मैं आगरा किले की रक्षा कर रहा था, तब युद्ध के दौरान एक घायल दुश्मन सैनिक ने मुझे बताया था कि पुराने महल के नीचे एक गुप्त खजाना दबा हुआ है जो कभी एक राज्य का शाही खजाना था। मैंने वो बात अपने दिल में दबा कर रखी, लेकिन अब अंत निकट जानकर मैं चाहता हूं कि वह खजाना आपके राज्य के हित में उपयोग हो। अकबर चौंक गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने विनम्रता से पूछा, क्या आपको खजाने का स्थान ठीक ठीक याद है? मीर हसन बोला, मैंने उस समय जमीन में एक खास निशान बनाया था, एक नक्काशी वाला शेर। आज भी वह जगह गुप्त सुरंग के पास मौजूद है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस स्थान की खुदाई की जाए। खजाने की खुदाई और चौंकाने वाला मोड़। जब खुदाई की गई तो सचमुच वहां एक पुराना तहखाना मिला। उसमें लोहे के कई संदूक थे, जिनमें से एक में सोने की अशर्फियां, दूसरे में मूल्यवान रत्न और तीसरे में पुराने दस्तावेज थे। खजाने की खोज होते ही पूरे राज्य में यह खबर फैल गई। मगर इसके साथ ही दरबार में कुछ षड्यंत्रकारी मंत्री भी सक्रिय हो गए। वे बीरबल की लोकप्रियता से जलते थे और अब इस अवसर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उनमें प्रमुख था एक मंत्री, शेख इमरान, जो हमेशा बीरबल के विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहता था। षड्यंत्र की शुरुआत। शेख इमरान ने एक चाल चली। उसने गुप्त रूप से खजाने में से कुछ अशर्फियां निकाल लीं और बीरबल पर आरोप लगाने की योजना बनाई। अगले दिन वह दरबार में आया और अकबर से कहा, जहां पनाह, दुर्भाग्य से हमें यह रिपोर्ट मिली है कि खजाने की गिनती में गड़बड़ी है। कुछ अशर्फियां गायब हैं। मैंने अपने कुछ गुप्तचरों से पता लगाया है कि ये अशर्फियां बीरबल के निवास से बरामद हुई हैं। अकबर चौंक गए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा,
जहां पनाह, यह आरोप निराधार है। आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। अकबर ने अपने भरोसेमंद सिपाहियों को बीरबल के घर भेजा और हैरानी की बात यह थी कि सचमुच कुछ अशर्फियां वहां से बरामद हुईं। दरबार में खलबली मच गई। लोग सन्न रह गए। बीरबल पर चोरी का आरोप, यह बात सभी को विचलित कर रही थी। बीरबल की गिरफ्तारी और न्याय की मांग। अकबर का दिल भी भारी था, लेकिन सबूतों के आधार पर उन्होंने बीरबल को निलंबित कर दिया और कहा कि जांच पूरी होने तक वह दरबार में उपस्थित न रहें। बीरबल बिना विरोध किए वहां से चला गया, मगर उसने जाते समय एक वाक्य कहा जो अकबर के दिल में गूंजता रहा। जहां सच्चाई होती है वहां समय भी गवाह बन जाता है। अब शेख इमरान दरबार में और भी प्रभावशाली हो गया। उसने इस मामले को और उलझाने की कोशिश की, मगर अकबर, जो वर्षों से बीरबल की सत्यनिष्ठा को जानते थे, भीतर से असहज थे। बीरबल की वापसी और योजना। बीरबल ने चुपचाप अपने कुछ विश्वस्त लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसे यकीन था कि यह षड्यंत्र है, लेकिन उसे यह भी पता था कि केवल बातों से नहीं, पुख्ता सबूतों से ही वह अपना नाम साफ कर पाएगा। उसने गुप्त रूप से उन सिपाहियों से संपर्क किया जिन्होंने बीरबल के घर की तलाशी ली थी। बीरबल को जल्दी ही पता चल गया कि उनमें से 2 सिपाही दरअसल शेख इमरान के रिश्तेदार थे। बीरबल ने उनका पीछा करवाया और उनके घर की तलाशी ली और वहां से खजाने की बाकी गुमशुदा अशर्फियां भी मिल गईं। अब बीरबल को सबूत मिल चुके थे। सच का पर्दाफाश। एक सप्ताह बाद बीरबल दरबार में लौटा, अपने साथ वह संदूक लिए जिसमें से चोरी की हुई अशर्फियां मिली थीं। अकबर हैरान थे, पर उन्होंने बीरबल को अपनी बात रखने की अनुमति दी। बीरबल ने पूरे दरबार के सामने घटनाओं का क्रम बताया, कैसे आरोप लगाया गया, कैसे तलाशी हुई और कैसे सिपाहियों की मिलीभगत से अशर्फियां बीरबल के घर में छुपाई गईं। फिर बीरबल ने उस संदूक को खोलकर शेष अशर्फियां प्रस्तुत कीं और उनके साथ सिपाहियों की लिखित स्वीकारोक्ति भी दी। अकबर की आंखें नम हो गईं। न्याय और सम्मान की वापसी। अकबर ने गुस्से में आदेश दिया कि शेख इमरान को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके सारे अधिकार जब्त कर लिए जाएं। जो सिपाही शामिल थे, उन्हें भी कड़ी सजा दी गई। बादशाह ने सबके सामने कहा, बीरबल, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारी निष्ठा और बुद्धि पर अब कोई संदेह नहीं। आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई चाहे कितनी भी छुपा दी जाए, वह अंत में प्रकाश बनकर उभरती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मेरा कर्तव्य केवल न्याय करना नहीं, बल्कि झूठ को बेनकाब करना और विश्वास को पुनर्स्थापित करना भी है। अंतिम दृश्य और संदेश। बीरबल को पुनः उनके पद पर बहाल किया गया और अकबर ने पूरे दरबार के सामने उनकी प्रशंसा की। उस दिन दरबार में जश्न मनाया गया। बीरबल के लिए विशेष भोज का आयोजन हुआ और उनकी चतुराई की कहानियां नगर-नगर फैल गईं। सीख। सत्य चाहे देर से सामने आए, पर आता अवश्य है। विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे साजिश से हिलाया जा सकता है, पर नष्ट नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान वह नहीं जो केवल सवालों के जवाब दे, बल्कि वह है जो साजिशों के बीच सत्य को खोज निकाले। न्याय केवल आरोपों से नहीं, प्रमाण और विवेक से किया जाना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं अगली कहानी और भी अधिक विस्तार में या किसी विशेष शैली में, जैसे हास्य, रहस्य, राजनीति, रोमांच, लिख सकता हूं। आपको अगली कहानी किस तरह की चाहिए? हास्य आधारित बीरबल की चालाकी, नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी, या एक और रहस्यमय षड्यंत्र? बताइए अगली कहानी कौन सी हो।